थोड़ा सा रिकैप लेंगे मोल्स का थ्योरी का, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है मोल्स का, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आज की क्लास में। तो पहले आज हम लोग मोल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कल जो है स्टोइचियोमेट्री देखेंगे। क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे पेपर 1 के। तो चैप्टर जो है इसका नाम है मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। देखो मोल्स क्या होता है। मोल्स हमारे पास एक नंबर है जो कि चीजों को क्वांटिफाई कर देता है इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। जैसे हमारे पास डजन होता है, अगर मैं पूछूं डजन क्या होता है, तो डजन क्या करता है, वो चीजों को क्वांटिफाई कर देता है एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 डजन बुक्स हैं, तो मेरे पास इस तरह से 12 बुक्स हो जाएंगी। इफ आई से आई हैव 1 डजन पेन्स, it means I have 12 pens. Doesn't looks the way in doesn't looks the objects in a way कि वो क्या है, बस it just quantifies the objects into 12 units. अब it can be anything. You can say if we have 1 dozen chairs, so that will also be equals to 12 chairs. If we have 1 dozen students, it will also be equals to 12 students. Similarly जो मोल है हमारा, मोल एक यूनिट है, डजन की तरह काम करता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास किसी भी चीज का 1 मोल है, इट मीन्स उस चीज के मेरे पास 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स हैं। अब इस नंबर को हम लोग 6.02 एक्सपोनेंट 23 भी लिखते हैं, लेकिन ओ लेवल में अगर आप 6 एक्सपोनेंट 23 भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अच्छा, 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स होते हैं। अब दिस नंबर इज वेरी ह्यूज। मतलब ये अगर मैं चेयर्स के लिए बोलूँ ना, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स हैं, तो 1 मोल ऑफ चेयर्स होने का मतलब क्या है कि हाउ मेनी चेयर्स विल आई हैव, 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, तो इतनी चेयर्स का क्या करोगे। तो ये नंबर फिर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक डॉट ऑफ इंक लगा हुआ है, तो इसमें ही मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव, अच्छा अब जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है सोडियम, उसका मास नंबर लिखा हुआ होता है 23 और प्रोटॉन नंबर होता है 11। पीरियोडिक टेबल जो हमें गिवन होता है उसमें मास नंबर आपने पता है कि नीचे लिखा हुआ होता है, प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। बट द वे दे आस्क इन द पास्ट पेपर इज दैट मास नंबर इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप, व्हिच इज 23 ग्राम्स। अच्छा, व्हाइल सॉल्विंग मोल्स हम इस 23 के साथ 23 ग्राम्स लगा देते हैं। तो is this the mass of one sodium atom? No, this is not the mass of one sodium atom. देखो 23 grams is an appreciable amount, मतलब अच्छा खासा वैल्यू होता है। अगर मैं a pinch of salt would be equals to 23 ग्राम, एक चुटकी नमक अगर मैं ले लूं तो वो 23 ग्राम्स के बराबर होता है। तो उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आ जाएंगे एक चुटकी नमक में। तो क्या ये 23 ग्राम एक एटम ऑफ सोडियम का मास हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। बेसिकली ये जो मास नंबर हमें दिए जाते हैं, ये 1 एटम ऑफ सोडियम या 1 एटम ऑफ एलिमेंट का मास नहीं होता, बल्कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एटम्स। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का आपसे मास पूछूंगा ना, तो वो 23 ग्राम यानी कि उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट के 1 मोल हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम का मास उनके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इस बात का क्या मतलब है, लेट्स से मैं कहूँ कि मेरे पास एक मास बैलेंस है। इस मास बैलेंस के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो है मैं कैल्शियम एटम डाल रहा हूँ। डालते 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 मैंने टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स इसमें ऐड करवा दिए। तो जब मैं इसमें 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स ऐड करवा दूंगा, तो इस मास बैलेंस पे जो मास रजिस्टर होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 40 ग्राम, और इस 40 ग्राम को फिर हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बोलेंगे। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम एज अ मास इक्वल्स टू देयर एटॉमिक मासेस व्हिच इज 40 ग्राम। और उसमें कितने कैल्शियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स। सिमिलरली मोल जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? देखो अगेन मैं एक मास बैलेंस लूं, इस मास बैलेंस पे एक एम्प्टी बॉक्स रखूं और इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डालना शुरू करूं।
डालते 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 जब मैं इसमें 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डाल दूंगा, तो इस मास बैलेंस पे जो रीडिंग आएगी वो आएगी 44 ग्राम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, एंड there are 6 exponent 23 molecules in 1 mole of that molecule। तो 1 मोल जो है, मोल अगेन देखो, मोल कभी भी किसी भी चीज को क्वांटिफाई करता है इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स, लेकिन जो है वो ये नहीं देखता कि हमारे पास क्या चीज है सामने। अगर आप 1 मोल चेयर्स के साथ लगा दोगे तो वो बोलेगा कि 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स हैं। अगर आप 1 मोल पेन के साथ लगा दोगे तो वो बोलेगा 6 एक्सपोनेंट 23 पेन्स है। लेकिन इतने सारे पेन्स और चेयर्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर रहे होते, इसलिए मोल्स को हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस क्योंकि ये तादाद में इतने ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इसके लिए हम 1 मोल यूज कर सकते हैं, मोल का यूनिट यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एक चीज को एक बार समराइज कर रहे हैं, if I say I have 1 mole of sodium atoms, it means its mass would be equal to the atomic mass of sodium, which is 23 gram, and it will have 6 exponent 23 sodium atoms. If I say I have 1 mole of magnesium atoms, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम का जो मास होगा वो 24 ग्राम उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, तो उसका जो मास होगा टोटल 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड मास होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास दैट इज 44 ग्राम के बराबर होगा। होपफुली मॉलिक्यूलर मास निकालना तुम लोगों को आता है। जैसे कार्बन है इसमें, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन जो होता है वो 16 होता है, तो 2 इंटू 16 ये 44 ग्राम बनता है। तो इसमें 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पूरा मॉलिक्यूल जो है ना वो एक एज अ यूनिट काउंट होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल का मास उनके मॉलिक्यूलर मास जो कि 17 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 1, 3 हाइड्रोजन है, तो दैट वुड गिव मी 17 ग्राम। 1 mole of ammonia molecules have a mass is equals to their molecular mass, which is 17 gram, and 1 mole of ammonia will have 6 exponent 23 ammonia molecules. Okay. इसी तरह if I say I have 1 mole of sulfuric acid H2SO4 molecules, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो उनके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स टोटल आएंगे। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो आयोनाइज होते हैं वाटर में, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं पानी में डालूंगा तो इट विल गिव मी 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, ये बात इसी तरह से है कि अगर मेरे पास देखो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पानी में डालोगे तो इसमें से 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में H2 है, और सल्फेट जो है वो पूरा आयन जो है सल्फेट का वो एक ही है, तो 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकलेगा इसमें से। तो ये दोनों मिलके मतलब 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन वापस कंबाइंड होके 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। मतलब इसको ये नहीं कहना कि 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन मिलके 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, नहीं। क्योंकि देखो अगर आपने 1 कप चाय बनानी है, तो 1 कप चाय बनाने के लिए अगर आप 2 चम्मच क्या कहते हैं 2 टेबल स्पून अगर आप वो पत्ती डालते हो, और 1 टेबल स्पून जो है आप शुगर डालते हो, तो 2 टेबल स्पून पत्ती 1 टेबल स्पून शुगर, तो ये दोनों मिला के 1 कप ही चाय बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है 3 कप चाय बन जाएगा, 2 + 1 3। तो कॉम्पोजिशन से फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर मैं आपसे, देखो मैंने आपको बताया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है प्लीज। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल ऑफ एलिमेंट है ना, उसका भी एटम है, तो जैसे कि सोडियम के बारे में बात हुई, तो उसका जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखो मैं रेशियो मेथड लगा रहा हूँ। रेशियो मेथड क्या होता है,
अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक टॉफी जो है वो 5 रुपीज की है, और अगर मुझे 300 टॉफीज परचेज करनी है तो वो कितने रुपीज की आएंगी? तो टॉफीज के नीचे टॉफीज, रुपीज के नीचे रुपीज, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स, 300 इंटू 5, यहाँ से एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इस रेशियो मेथड को हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की है और मेरे पास टोटल 50 रुपए हैं, तो मैं कितनी टॉफीज बाय कर सकता हूँ? तो रुपीज के नीचे रुपीज और टॉफीज के नीचे टॉफीज, अगेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज रेशियो मेथड। सो आई एम सेइंग कि मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब क्या है कि इट्स मास वुड बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी अननोन मास है सोडियम का, लेट से मैं कहूँ कि मेरे पास, चलो इसको ना पहले यूं करते हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेट से 500 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मास है ना, वो सोडियम के एटॉमिक मास दैट इज 23 ग्राम के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 500 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो उसमें सोडियम के कितने मोल्स होंगे? तो वो कैसे निकालोगे? अगर आपको पता है रेसिपी कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम ऑलवेज हैज अ मास ऑफ 23 ग्राम, तो 500 ग्राम ऑफ सोडियम एटम will have x number of moles. तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो that would be 1 into 500 and x into 23. So x would be 500 divided by 23. So that's how you will get the moles of sodium in 500 gram of sodium, जो कि 21.7 समथिंग आ रहा है। देखो कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, if I say I have 1 mole of sodium atom whose mass is equals to their atomic masses, और अगर मेरे पास मास कोई अननोन मास 500 ग्राम या 800 ग्राम कुछ भी मास है, उसमें मुझे अगर मोल्स निकालने हैं तो उसकी जगह मैंने एन लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास और 1 इनटू मास, और वो मास जो भी आप लोगे ना क्वेश्चन में वो ग्राम्स में होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला डेवलप्ड हो जाएगा मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स, number of moles is equals to mass in gram upon atomic mass. But if we are talking about molecules, अगर किसी molecule का मुझे moles निकालना है तो this is mass in gram over molecular mass. तो देखो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करने, अगर चाहो तो कर लो, वरना यू नो हाउ टू यूज द रेशियो मेथड। तो जितना भी अभी तक मोल्स हमने पढ़ा है ना, उसको समराइज करते हैं। मोल्स में हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ आई हैव 1 मोल, so 1 mole of any atom has a mass equals to its atomic mass. But if it is a molecule, so 1 mole of any molecule has a mass equals to its molecular mass. And 1 mole of any atom will always have 6 exponent 23 atoms if you are talking about an atom. But if you are talking about 1 mole of molecules, then 1 mole of molecule will have 6 exponent 23 molecules. But if you are talking about ions, the 1 mole of ions will have 6 exponent 23 ions. And these atoms, molecules and ions are collectively known as particles. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एनी गैस, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, अब ये हम बात कर रहे हैं गैस की रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती है ना, वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको कहते हैं कि उस पर टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। जैसे अभी रूम में जो आपके हो रहा है, दिस इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आरटीपी। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो it will occupy the volume of 24 decimeter cube at room temperature and pressure. अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मैं देखूं तो 1 मोल है ना, तो 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल एज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। सो मैं इक्वल्स टू डाल के ये भी लिख सकता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एंड हैज अ मास ऑफ 44 ग्राम। इसी तरह अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस की, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस will also occupy a volume of 24 decimeter cube, but it will have a mass of 17 ग्राम, क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम होता है। लेट्स से मैं किसी और गैस की बात करूं, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है रूम टेम्परेचर, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रूम टेम्परेचर अगर वो 1 मोल है तो इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब।
बट सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32 + 2 × 16 विच इज 64 ग्राम। तो इनमें देखो स्पेशल चीज क्या है कि इफ आई हैव 1 मोल ऑफ एनी गैस, any type of gas at room temperature and pressure, the volume of that gas irrespective of the type of gas will always be equal, which is 24 decimeter cube. However, their masses are not equal. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास let's say 3 mole of carbon dioxide gas है, तो I know कि 1 mole of carbon dioxide 24 decimeter cube occupy करती है, तो 3 mole of carbon dioxide 3 into 24 decimeter cube का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जो कि होता है 72 decimeter cube। और उसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास 44 ग्राम होता है, तो 3 मोल का मास हो जाएगा 132 ग्राम्स। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास लेट्स से 3 मोल ऑफ अमोनिया गैस है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 24 × 3 विच इज 72 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन मास अगेन मास डिफरेंट होगा, जो कि 51 ग्राम्स है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस will have a volume of 24 × 3 that would be 72 decimeter cube. However, its mass would be 64 × 3, क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास दैट इज 64 ग्राम के बराबर है, तो 3 मोल वुड बी 64 × 3 192 ग्राम। तो देखो अगर गैस के मोल्स इक्वल हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी हर हाल में इक्वल ही होंगे। However, their masses will not be equal. I can also write into this first liner कि 1 मोल जो है किसी भी एटम के एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास, और उसमें 1 मोल ऑफ एनी एटम will have 6 exponent 23 atom molecule or ion, and 1 mole of any gas will always occupy a volume of 24 decimeter cube or at RTP, and this is only for gases। ठीक है, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए नहीं है। ठीक है, यस हानिया, एनी मोल 1 मोल ऑफ गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, बट इफ इट इज अ 1 मोल देन इट्स वॉल्यूम विल बी सेम एट रूम टेम्परेचर 24 डेसीमीटर क्यूब। हाउएवर देयर मासेस विल नॉट बी सेम। तो देखो ये जो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ना, दिस थिंग, मोल्स जो है ना, बस यही लाइन है। जिसको ये लाइन समझ आ गई वो पूरा मोल्स कर सकता है। आपको मोल्स में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन आपके पास इनफ है जो कि आपको पूरा मोल्स का क्वेश्चन करके देंगी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर याद करना चाहो तो हाँ, ये इट कम्स इन हैंडी, ये याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास अगर एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो। दिस वन फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर। और एक और फॉर्मूला कंसंट्रेशंस का, concentration is equals to number of moles, कोई भी number of moles of solute dissolved in decimeter cube of water, volume of solvent, volume in decimeter cube। ठीक है, तो this is the formula for concentration, this is the formula for moles। और बाकी ये ऊपर जो एक लाइन लिखी हुई है, इसके अलावा एक कन्वर्जन जरूर याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब हैज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन यूज होती है क्योंकि अक्सर वॉल्यूम गैस के भी और लिक्विड के भी वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा होता है, और कंसंट्रेशन जब हम करते हैं तो उसका यूनिट हम लोग लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे होते हैं, और अगर वो क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में देता है तो मुझे कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो जो स्क्रीन पे आपके सामने अभी लिखा हुआ है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट, होल कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा हाँ, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स अंडर स्टोइचियोमेट्री, जो हम लोग कल वाली क्लास में कवर करेंगे। आज वाली क्लास में हम लोग सिर्फ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स देख रहे हैं। स्टोइचियोमेट्री और मोल्स में क्या फर्क है? स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट how much reactant is required in order to form a particular amount of product, or how much product can be formed from a particular amount of reactant. But for that we must know that if we have more than one type of reactant, so which reactant is in excess या limiting, मतलब जो reactant पहले खत्म होगा that is limiting, but again उसको solve करने का जो तरीका है वो हम कल सीखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स देखो मोल्स में लेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट
ना, हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लो उसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आई मिस्ड मोल्स, राइटिंग मोल्स ओवर हियर। ठीक है, तो मोल्स में लेंगे, ग्राम्स में भी ले सकते हैं कंसेंट्रेशन। अगर कंसेंट्रेशन आपको कहीं ग्राम्स में दे देता है, जैसे कंसेंट्रेशन तो ज्यादातर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी जाती है, बट अगर कंसेंट्रेशन कहीं ग्राम्स में दे देता है, लेट्स से वो कह देता है कि वी हैव 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यू कैन इजिली कन्वर्ट दैट इनटू मोल्स। हाउ? आपने क्या करना है, इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो निकलेगा 23 एंड 35.5। तो 23 एंड 35.5 तुम्हारे पास होता है 58.5। You just have to divide it by 58.5 and this concentration will be converted into moles, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.0854 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा ये। सही है। अच्छा, अब चलते हैं ना इसके क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो, इसमें साथ साथ पढ़ाते वक्त जो है ना, मैं 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो वाली चीजें चलेंगी। दूसरी चीज परसेंटेज कॉम्पोजिशन में अभी क्वेश्चन कराते कराते डिस्कस कर लूंगा वो क्या होता है। ठीक है। साथ में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो खैर हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में ना मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा वो क्या होते हैं, मतलब जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ होता है ना। तो ये 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग से थ्योरी हम इसकी नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ के अभी फिलहाल क्वेश्चंस की रेलेवेंस कम होगी। तो हमारा एम इस वर्कशॉप का ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पास पेपर्स के क्वेश्चंस करें, ताकि हमें ट्रेंड पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन में आता है, और फिर उसके बाद एंड में हम लोग वही कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार ट्रिम कर लेंगे इनके। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर टू सल्फेट 5H2। इस पूरे चीज का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। सही है, तो आपने इसका पूरा मास निकालने के लिए, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 64, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन 16 होता है, 4 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 4 × 16। फिर वाटर के लिए, वाटर का पूरा मॉलिक्यूल 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वाटर का होता है हाइड्रोजन 2 × 1 एंड ऑक्सीजन 16 × 1। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे तो इस पूरे का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, जो कि 250 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 18 देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें होनी चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अब वॉल्यूम ऑफ इथेन एट आरटीपी, आरटीपी कह रहे हैं ना, तो उसका क्या मतलब है? इथेन ये है C2H6, आरटीपी पे बात कर रहा है और वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर पे गैस है ना, जब भी तो उसका वॉल्यूम है। और वो कह रहा है कि उसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसका जो मास है ना वो 20 ग्राम है। ठीक है। अगर मैं 1 मोल ऑफ इथेन की बात करूं, तो अभी अभी हमने देखा कि 1 मोल ऑफ इथेन आरटीपी पे उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, और उसका जो मास होगा वो कितना होगा? इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 2 × 12 + 6 × 1 विच इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ इथेन जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब है, और जो उसका मास है वो कितना आ रहा है? 30 ग्राम। इसी तरह जो दूसरी गैस फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हमें पता भी होना चाहिए, C3H6 है, और ये भी आरटीपी पे।
और ये भी गैसियस स्टेट में है, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर इथेन के 20 ग्राम ऑफ इथेन का 20 ग्राम ऑफ इथेन का जो भी वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम अगर इथीन सॉरी प्रोपीन गैस का भी हो, मतलब वन हमारे पास जो 20 ग्राम ऑफ इथेन है उसका जो भी वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम अगर प्रोपीन गैस का भी हो, तो उसका मास कितना होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास अभी 20 ग्राम ऑफ प्रोपीन दिया हुआ है, मुझे पता है कि 30 ग्राम ऑफ प्रोपीन जो है ना, सॉरी 30 ग्राम ऑफ इथीन जो है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब मुझे बीच में मैं मोल्स नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल का मास 30 ग्राम है और 1 मोल का वॉल्यूम 24 है। तो 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब और 30 ग्राम के इक्वल है, तो इस तरह से ये मास और वॉल्यूम भी तो आपस में इक्वल हुए ना, कि 30 ग्राम ऑफ इथेन का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो 1 मोल ऑफ प्रोपीन जो कि C3H6 होता है, तो उसका वॉल्यूम 1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, दिस इज 3 इंटू 12 प्लस 6। ठीक है, तो 3 इंटू 12 प्लस 6 वुड बी 42। देखो हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर कोई भी गैस है उसके मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को चलो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ इथीन है, 1 मोल ऑफ C2H6 है, उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा और उसका मास इसके मॉलिक्यूलर मास जो कि 30 ग्राम है उसके इक्वल होगा। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ प्रोपीन है, तो 1 मोल ऑफ प्रोपीन का जो वॉल्यूम है वो तो 24 डेसीमीटर क्यूब ही होगा, लेकिन उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास दैट इज 42 ग्राम के बराबर होगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि मेरे पास जो इथेन है ना वो 20 ग्राम है। 20 ग्राम इथेन होने का क्या मतलब है कि उसमें मोल्स कितने, अगर मैं मोल्स निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 30, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन आ जाएंगे। अगर वो कह रहा है कि इथेन और प्रोपीन का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, तो मोल्स भी तो इक्वल होंगे। देखो मोल्स इक्वल होते हैं तो वॉल्यूम इक्वल होता है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं मेरे पास जो इथेन के मोल्स आ रहे हैं वो 20/30 आ रहे हैं, तो प्रोपीन के मोल्स भी C3H6 इसके मोल्स भी 20/30 ही होंगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी उतना ही है जितना इथेन का है, तो इसके मोल्स भी उतने ही होंगे जितने इथेन के। तो दीज आर माई मोल्स ऑफ इथेन 20/30। इसको अगर डेसिमल में लिखो तो ये हो जाएगा 0.667। अब आपको प्रोपीन के मोल्स पता है, वो आपसे मास पूछ रहा है प्रोपीन का, तो नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। प्रोपीन के मोल्स आए 0.667, मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास प्रोपीन का होता है 42, तो 42 इंटू 0.667 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन आ जाएगा, मास ऑफ प्रोपीन आ जाएगा विच इज 28 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ तुम्हारा, कि चाहे 1 मोल की कोई भी गैस हो, अगर गैस का वॉल्यूम इक्वल है, दो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उनके मोल्स भी इक्वल होंगे। इसलिए मैं इतनी लंबी कहानी कर रहा हूँ, वरना इतनी लंबी कहानी करनी नहीं थी। उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ इथेन और वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन इक्वल है, ठीक है, और इथेन का जो है ना तुम्हें मास दिया हुआ है, तो मैं उससे जो है वॉल्यूम निकाल लूं या उससे मोल्स निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है कि इथेन का वॉल्यूम और प्रोपीन का वॉल्यूम इक्वल है, तो इथेन के मोल्स और प्रोपीन के मोल्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन किया जो कि 30 था, तो जो इथेन के मोल्स है उतने ही प्रोपीन के मोल्स भी हैं। तो प्रोपीन के मोल्स भी कितने होंगे 20/30, और प्रोपीन का मास निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपीन मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया 42 ग्राम। तो इट वाज वेरी सिंपल, दो कैलकुलेटर में दो स्टेप करने हैं बस। अब अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई है तो मुझे बताओ, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। उमेर बेटा इररेलेवेंट चीजें नहीं भेजो, कुछ पूछना है तो लिखो।
ओके चलो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है, अ वॉल्यूम ऑफ इथेन एट आरटीपी हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। देखो इथेन, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6, और प्रोपीन ये भी गैस है क्योंकि इसका भी वॉल्यूम पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6। कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल हो तो दोनों के मासेस क्या होंगे। कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथेन जो है ना, उसका मास 20 ग्राम है, तो उसका जो भी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम अगर प्रोपीन का भी हो। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 20 ग्राम ऑफ इथेन की, तो 20 ग्राम ऑफ इथेन का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, दैट से मुझे नहीं पता कितना है, उसको मैं वी कह रहा हूँ। अगर इतना ही वॉल्यूम प्रोपीन का भी हो तो उसके मोल्स कितने होंगे वो क्वेश्चन में पूछा है, सॉरी उसके मास कितने होंगे वो क्वेश्चन में पूछा है बस। तो मुझे पता है कि मेरे पास वन जो गैस होती हैं, अगर उनके गैसेस के मोल्स इक्वल हैं तो उनके वॉल्यूम भी इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इथेन का चाहो तो तुम वॉल्यूम निकाल लो, दो काम हो सकते हैं। मैं इसको अगर इस तरीके से कराऊं, पहले वाले तरीके से जैसे अभी हमने करा है, कि अगर मैं इथेन के मोल्स निकाल लूं तो मोल्स कितना आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास है 20 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन है 30, तो हमारे पास 0.67 मोल्स ऑफ इथेन आ जाएंगे। तो जितने इथेन के मोल्स हैं उतने ही प्रोपीन के मोल्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और जब भी गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं उनके मोल्स भी इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी गैसेस हो। तो प्रोपीन के मोल्स भी 0.67 होंगे, तो इतने मोल्स ऑफ प्रोपीन का मास कितना होगा। अगेन इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर mr। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपीन हो गए ये, इस बार इसका मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास प्रोपीन का लोगे, और प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उसके फॉर्मूले से, 3 × 12 + 6 जो कि 42 आ रहा है। तो मास इज इक्वल टू 0.67 × 42 जो कि 28 ग्राम के इक्वल आ रहा है। समझ आई बात? अभी कोई ऐसा जिसको नहीं आई है तो बताओ, दोबारा करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी उमेर। उमेर तुम सुधरोगे नहीं है। अच्छा देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जो मैं बात कर रहा था वो ये होता है कि अगर मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, NH4 2HPO4, इसमें अगर ये पता लगाना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है इस पूरे फॉर्मूले में, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। कोई भी किसी भी है, जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन, कभी फास्फोरस का पता लगाओ, कभी हाइड्रोजन का लगा रहा होगा। फिलहाल अगर मुझे नाइट्रोजन का पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा कि इसमें टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, दो नाइट्रोजन के एटम्स है ना, तो दो नाइट्रोजन के एटम्स का मास हो जाएगा, मतलब 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स है, 2 × 14 डिवाइडेड बाय, और इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में लिया होगे तो हो जाएगा 2 × 14 प्लस 4 2 8 × 1, और हाइड्रोजन बल्कि 9 है तो 9 लिखो, 9 × 1। MR तो इन लोगों को निकालना आता है, फास्फोरस 31 और ऑक्सीजन 4 × 16, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। सही है, तो इस तरह से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इन दैट कंपाउंड हम लोग निकाल रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच फर्टिलाइजर कंटेन्स द परसेंटेज ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो मॉलिक्यूलर मासेस तो ऑलरेडी निकाल के इसने सामने रख दिए हैं। हमें तो सिर्फ क्या करना है, नाइट्रोजन एटम्स गिनने हैं, कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो दो हैं पहले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2 × 14 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। इसी तरह जो दूसरा वाला बी है वो 2 × 14 डिवाइडेड बाय, उसमें भी दो नाइट्रोजन है, तो ये दोनों तो सेम आएंगे,
जो सेम आ रहे हैं तो उसमें से ग्रेटेस्ट तो दोनों नहीं हो सकते फिर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन, अगर मैं कहूँगा ए ग्रेटेस्ट है तो बी भी फिर आंसर में सही हो जाएगा। तो दो तो आंसर नहीं टिक करके आ सकते ना, तो ए और बी दोनों ही नहीं हो सकते। सी देखो, सी में नाइट्रोजन 2 है लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 80 है। और डी में नाइट्रोजन जो है वो 2 है, 2 × 14, और इसमें एम आर जो है वो 60 है। तो यहाँ से ऑब्वियस आंसर जो मेरा कैलकुलेटर से मैं बगैर सॉल्व करे मैं बता सकता हूँ डी होगा। क्योंकि देखो ए और बी तो हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सेम टू सेम आंसर आएगा, तो दोनों में से ग्रेटेस्ट तो सिलेक्ट मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सी और डी में से ऊपर न्यूमरेटर में 2 × 14 है, डिनोमिनेटर में चेंज है सिर्फ, डिनोमिनेटर में मेरे पास 60 छोटा है, तो इट मीन डी इज द आंसर। तो बड़ा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट किस में बनेगा, डी में बनेगा। यस अली, एग्जैक्टली, ठीक है, वही बात है। तो कैलकुलेटर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, आप देख के जो है वो फौरन निकाल लोगे। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि ऊपर न्यूमरेटर में 2 × 14 है, ये चीज आप करेक्ट कर सको। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा देगा कि ऊपर न्यूमरेटर सेम हो, कभी कभार उसका मूड होता है वो नहीं देता, फिर आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन को बात करूं तो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का जो मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास यानी 2 × 35.5 के इक्वल होगा ना, 71 ग्राम। तो जो 2 मोल ऑफ क्लोरीन होगा उसका मास जो है, जो 1 मोल का मास है उसका मास डबल कर दो, सही है, 142 ग्राम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए बस मोल्स का। क्वेश्चन 22, चलो 22 पे आनी है, 1 मिनट आते हैं, पहले 25 देख लेते हैं। 25 कह रहा है कि 1 मोल ऑफ गैशियस एलिमेंट X2। अच्छा, 1 वॉल्यूम लिखा हुआ है उसने। अब वो गैशियस है तो 1 वॉल्यूम लिखें चाहे 1 मोल लिखें, बात एक ही है, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स, मतलब मोल्स अगर इक्वल है तो वॉल्यूम भी दो एलिमेंट्स, दो गैशियस मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे। अच्छा, कंबाइंड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैशियस हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यही है कि अगर X2 का 1 है, 1 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम, और हाइड्रोजन का भी 1 वॉल्यूम है, तो बेसिकली 1 वॉल्यूम जब हम लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1 वॉल्यूम लिखने का मतलब उसका होता है कि 1 मोल की बात कर रहा है, सही है। तो 1 मोल ऑफ X2 एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों का 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम ऑफ X2 कंबाइंड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैशियस हाइड्रोजन, में दोनों का 1 1 है, टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैशियस हाइड्राइड। तो गैशियस हाइड्राइड क्या बनेगा, मतलब X हो और इसमें हाइड्रोजन हो, और वो कह रहा है उसका 2 वॉल्यूम बन रहा है, यानी इसका 2 मोल बन रहा है। तो अगर मैं X और H के साथ कुछ नंबर लगा दूंगा तो फिर वो बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका 1 मोल है X का, और H2 का भी 1 मोल है, तो जो हाइड्राइड बनेगा वो XH बनेगा, जब भी मैं इसके साथ 2 लगाऊंगा तो फिर बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो हाइड्राइड बन रहा है मेरा वो X और H बन रहा है, सिंपल, इसको या तो XH लिख दो या HX लिख दो, एक ही बात है। तो बी इज द आंसर, ठीक हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 22, किसी ने बोल 24, कौन सा क्वेश्चन मुझे बोला था उमैर, 24 बोला था तुमने, 22 कब बोला था, 22 and 24, ओके। अच्छा, 22 में द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट L एंड M, ठीक है। द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये जब देखो, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो कि L
अच्छा ये क्वेश्चन ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है। ये वाला 29। ठीक है, यहाँ दला हुआ है तो देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक का भी तुम लोगों को नो हाउ हो क्या चल रहा है। अच्छा जी, अंडर सर्टेन कंडीशन 1 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ क्लोरीन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। हमें अल्केन है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होता है CnH2n+2, दिस इज C2H6। अच्छा वो कह रहा है 1 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ क्लोरीन इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो क्लोरीन क्या होता है? वो हाइड्रोजन को हटाता है, उसकी जगह पे लगता है, फ्री रेडिकल बनकर HCl बनता है। मतलब अगर मैं रिकॉल करो तो CH4 और Cl2 था, तो इसमें क्या हो रहा था? एक हाइड्रोजन कम होगा, उसकी जगह क्लोरीन लगेगा और HCl बनेगा। रिमेम्बर? इसी तरह यहाँ पे इन्होंने मीथेन लेने के बजाय इथेन ले लिया है, और क्लोरीन 1 मोल लेने के बजाय 2 मोल ले लिया, और 1 मोल ऑफ इथेन ही है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन का 2 मोल, देखो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ना, उसमें से एक क्लोरीन एटम टूट के जाके हाइड्रोजन को हटा के लगेगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन हटा है उसके साथ HCl बनाएगा। अब अगर यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्लोरीन है, तो इसका क्या मतलब है कि एक एक क्लोरीन तो जाके यहाँ लग जाएंगे, और जो एक एक हाइड्रोजन हटेंगे उनके साथ HCl बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन टोटल जो है वो 6 में से 2 हट जाएंगे तो 4 रह जाएंगे, और 2 Cl2 आ जाएंगे, और दो जो हाइड्रोजन हटेंगे वो एक Cl के साथ मिलके 2 मोल ऑफ HCl बना लेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज बनेगी? C2H4Cl2। बस ये वो क्वेश्चन था जो कि बी बनेगा इसका आंसर। सही है। मैं सी किसका आंसर कह रहे हो? सी नहीं है, बी है। ठीक है, आगे चलें, समझ आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन 30 अगेन वो गैस का कॉन्सेप्ट हमारे पास, होपफुली अब ये क्वेश्चन जो है वो खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन 71 ग्राम ऑफ गैसियस क्लोरीन टू द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन की बात करूं तो उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, जो कि 2 × 10⁵ 71 ग्राम का होता है। अब वो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन की ही बात कर रहा है, मतलब वो क्लोरीन के 1 मोल की ही बात कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास जो कि 2 × 1 2 ग्राम के बराबर होगा। वो क्वेश्चन में भी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अगर मोल सेम होते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी तो सेम होते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मास 71 ग्राम है, लेकिन उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, और उसमें मोल्स कितने होंगे? इक्वल टू एवोगाड्रो 6 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो उसका मास जो होगा वो 2 ग्राम होगा, और उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा आरटीपी पे। और उसमें मोल्स कितने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के? 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो कहने की बात क्या है कि 1 मोल की अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, चाहे कोई भी गैसेस हो, उनका वॉल्यूम तो इक्वल होता होता है हमेशा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे दो जितनी भी डिफरेंट गैस हो। चाहे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो उसका मास बेशक डिफरेंट होगा 2 ग्राम, लेकिन उसका वॉल्यूम अगर 24 डेसीमीटर क्यूब है, और उसमें मोल जो है वो 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर मैं एक 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, अब इसका मास काफी हैवियर है, देखो इसका मास होता है 64 ग्राम, लेकिन डजेंट मैटर, क्योंकि अगर ये 1 मोल ऑफ अ गैस है तो रूम टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब ही होगा, और 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 6 एक्सपोनेंट 23 ही होंगे। ये एक बहुत काम की बात है, ये याद रखनी है। इसी तरह क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि 71 ग्राम ऑफ गैसियस क्लोरीन, तो मैंने देखा कि 71 ग्राम ऑफ गैसियस क्लोरीन में तो 1 मोल है, और 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन में भी 1 मोल है। तो अगर इनके मोल्स इक्वल हैं
तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो इक्वल होंगे, और अगर इनके मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 का, 1:1। गॉट इट? जी उमेर, मोल से भी पता चल जाएगी, बस ये बात याद रखनी है अब तुम्हें। अब हर क्वेश्चन करते वक्त इतनी लंबी वर्किंग नहीं करने बैठोगे, जैसे समझाने के लिए आपने क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। अच्छा, हाइड्रेटेड सॉल्ट की हमने बात की थी ना कि 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे साथ साथ, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, मोल जो कि हम पढ़ लेते ऑलरेडी, और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, वो कह रहा है 1 मोल ऑफ अ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फाइड। तो देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट कब बनता है, अगर मेरे पास लेट से सॉल्ट है ना, ये सोडियम क्लोराइड, ये मेरा नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ कुछ वाटर अटैच कर दूं इस तरह से, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल बनाते वक्त ना ये वाटर सरफेस पे अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो सॉल्ट कहलाएगा ना सोडियम क्लोराइड का, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा, मतलब इसके ऊपर पानी चिपका हुआ है, हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड। और विदाउट पानी वाला, जिसके साथ पानी नहीं चिपका हुआ, उसको हम अनहाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं। मतलब जैसे कि उमेर है, उमेर के ऊपर अगर मैं पानी डाल दूं तो ये हाइड्रेटेड उमेर हो जाएगा, वरना ये अनहाइड्रेटेड उमेर है। इसी तरह सॉल्ट भी है। सही है। अच्छा, इसमें कह रहा है 1 मोल ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फाइड कंटेन्स 162 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब उसने जो सॉल्ट मुझे दिया हुआ है ना, उसका फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन नाम बता दिया कि उसमें वाटर कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 162 ग्राम। ओके, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? तो इस सारे फॉर्मूले में 162 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लो ना किसमें। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो Na2S3H2O। तो वाटर इसमें कितना है अगर मैं निकालूं, क्योंकि ये इसका 1 मोल है ना सॉल्ट का, तो 1 मोल में वाटर वो कह रहा है कि 162 ग्राम होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 3, और वाटर का MR होता है 18, तो 3 × 18, ये अगर जिस फॉर्मूले में 162 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ रहा है 54। दिस इज नॉट आवर आंसर। इसी तरह बी में 5 × 18, सी में 7 × 18 और डी में 9 × 18। ठीक है, तो जिसमें 162 आएगा, जो डी में आ रहा है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल डी आंसर है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन और हाँ। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस वेपर हैज द सेम वॉल्यूम एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस? जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन आप Cl2 फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि नेचर में वो Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ क्लोरीन एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता अकेला। तो आपको ये बात कैसे पता? आपको ये बात बताई गई है, तो जिन एलिमेंट्स के लिए आपको ये बात बताई गई है उनके लिए तो सही है, जिनके लिए नहीं बताई गई उनके लिए वो ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, तो उसका जो मास होगा वो 2 × 35.5, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यानी 71 ग्राम के बराबर होगा। तो हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो Cl2 है, और 2 है, इसलिए तो मैं दो क्लोरीन के एटम है, तो 2 × 35.5 71 ग्राम निकालते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 124 ग्राम फास्फोरस है, जैसे 71 ग्राम क्लोरीन था ना, अगर वो कह रहा है मेरे पास 124 ग्राम फास्फोरस है, तो फास्फोरस के जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब फास्फोरस में कितने एटम्स होंगे यहाँ पे, एक्स। जैसे क्लोरीन का Cl2 है, फास्फोरस का मुझे नहीं पता, तो मतलब फास्फोरस का, जैसे क्लोरीन का 2 इसके एटम्स है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन करा है। फास्फोरस का एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल में देखो तो 31 होता है, तो x इंटू 31 करें तो वो कितना बनना चाहिए, 124। तो क्लोरीन का डाटा उसने क्यों दिया हुआ है? क्लोरीन उसने सिर्फ ऊपर इसलिए दिया हुआ है ताकि आप अपनी एनालॉजी बना सको कि हाँ
क्लोरीन के लिए ऐसे करते हैं तो फास्फोरस के लिए भी ऐसे किया जा सकता है। तो इसमें से x कितना होगा, x वुड बी 124 डिवाइडेड बाय 31। तो ये आ रहा है 124 डिवाइडेड बाय 31, 4 आ रहा है। मतलब ये जो फास्फोरस है इसका जो मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन Cl2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, ये फास्फोरस P4 होता है। सही है जी। नेक्स्ट, और एक और सल्फर के लिए भी ये क्वेश्चन आता रहता है। सल्फर के लिए इसमें से देख लेना, ये हैंड आउट जिनके पास नहीं है बता देना, मैं भेज दूंगा, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। तो सल्फर के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें एसिड आंसर बन रहा होता है। कल हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, और स्टोइचियोमेट्री में इक्वेशंस वाली जो बात हुई है वो करेंगे। फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री के साथ कल ही, अच्छा कल नहीं, उसके बाद कुछ क्लासेस हमारे पास होंगी एटीपी की, वो एक अलग टाइम है, वो वर्कशॉप के अलावा क्लासेस हैं, लेकिन वो तुम लोग सब ले लेना। उसमें हम लोग ना कुछ 3-4 दिन में ना 3 से 4 एएलई करेंगे। जैसे एक क्लास ट्यूसडे को रखनी है, एक क्लास वेंसडे को रखनी है, तो एक एक एटीपी का एएलई करेंगे। स्पेशली एटीपी का एएलई करा जाएगा उसमें, क्योंकि पेपर 1 तो देखो फिर भी बाद में, एटीपी पहले आए। तो एटीपी के कुछ 6 एएलई मैं खुद करवाऊंगा, बाकी आप लोग करते रहो। 6 या शायद 8 एएलई मैं खुद करवा दूं आपको, रिसेंट वाले। तो ट्यूसडे का जो टाइम है वो फिर मैं कोऑर्डिनेट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जो ग्रुप पे ऐड है, वो जो ग्रुप पे ऐड नहीं है वो मैसेज कर देना, उनको ग्रुप पे ऐड कर देंगे वर्कशॉप वाले, ताकि मुझे याद दिला देना, मैं तुम लोगों को टाइम मैसेज करूंगा, अभी नहीं बता रहा। और जो नेक्स्ट सेशन होगा वर्कशॉप का, उसकी जो 5 क्लासेस होंगी उसके टाइमिंग जो है वो उसी वक्त कोऑर्डिनेट किए जाएंगे 2 दिन पहले तुम्हें। ठीक है, वो टाइमिंग यूजुअली ट्राई करेंगे, जो टाइम चल रहा है ना, बल्कि ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम को इंगेज ना करना, कहीं यही टाइम रहेगा। जो ऑनलाइन वाला है ना उनका भी यही टाइम रहेगा, 5 till 6:15। तो इस टाइम को ना कहीं इंगेज नहीं करना। ओके, चलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।